नमस्कार, आदाब मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले एक अपील, अगर आपको हमारा बाइलिंगुअल कंटेंट पसंद आए तो आप YouTube स्टेशन आप इसे लिंक्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए शोज के अलर्ट नोटिफिकेशन के लिए। बहरहाल आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा राजनीतिक विवाद मचा हुआ है और संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके पहले सबकी नजरें हैं बिहार पर, क्योंकि बिहार में होने जा रहे हैं अब कुछ ही महीनों के अंदर में चुनाव। और चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल तेज है, लेकिन इन चुनावी सरगर्मियों के बीच में बहुत ज्यादा इस वक्त चिंताएं जताई जा रही हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा इन चुनावों को लेकर। क्या कहीं एक बड़े तबके को वोट करने से उनको बाहर तो नहीं रख दिया जाएगा इस पूरी की पूरी प्रणाली से, प्रक्रिया से, और वो भी गलत तरीके से। ये सब सवाल लोगों के मन में आखिरकार क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह एक ही है, क्योंकि यहाँ पर सर जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसे शुरू किया है चुनाव आयोग ने। अब इसके तहत क्या है मामला? मामला ये है कि इसमें कहा जा रहा है कि 2003 के बाद इस प्रक्रिया को किया जा रहा है और ये पूरी प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 324 और आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट यानी कि 1950 के तहत इसमें की जाएगी। इसके पहले ये जो प्रक्रिया है ये 2003 में की गई थी और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की इसमें जांच और संशोधन का अधिकार दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे सालों में, कोई बांग्लादेश से आके बस गया है, कोई नेपाल से आकर बस गया है, जो नागरिक नहीं है भारत में, और हो सकता है फर्जीवाड़े जो है उनके दस्तावेज हो और उसके आधार पर उनको वोट नहीं देना चाहिए। अब ये इशू इसलिए भी कंटेंशियस हो गया है क्योंकि इंडिया में आपको हम याद दिला दें कि जहां तक भारत में नागरिकता का सवाल है, नागरिकता की पहचान को लेकर कोई एक आइडेंटिटी हमारे पास, पहचान पत्र नहीं है सिटीजनशिप को लेकर। और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की प्रक्रिया तय करने का तो अधिकार है, लेकिन नागरिकों की नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं माना जाता है। तो इस मसले को लेकर अभी जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें कहा गया है कि हर वोटर को एक फॉर्म भरकर देना पड़ेगा, जो बूथ लेवल आपका ऑर्गेनाइजर है, बीएलओ है, उसे देना होगा। और 2003 से पहले रजिस्ट्रेशन वालों को जो है पुराने रिकॉर्ड दिखाने होंगे। 2003 के बाद जुड़े हुए जो नागरिक हैं, इनको बेसिकली बहुत सारे ऐसे दस्तावेज दिखाने होंगे जिनमें पासपोर्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जो लोगों के पास हैं जैसे आधार कार्ड, उनको कहा गया कि हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे। डोमिसाइल प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार पर बनता है, लेकिन आधार कार्ड को ईसीआई ने कहा कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ईसीआई नहीं मानती है। तो इन तमाम बातों को लेकर इस वक्त जो खिचड़ी की हालत बनी हुई है, और इसमें इस पूरे प्रकरण में इस वक्त जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, वो बिहार में डटे हुए हैं। वो काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स कर रहे हैं जिनको लेकर बहुत हंगामा मचा है, जिनको लेकर हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। सबसे पहले एक छोटा सा अंश प्ले करती हूँ मैं एक पहले रिपोर्ट का जो अजीत अंजुम ने वहां बिहार से पढ़ी। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई राम जी। तो ये पहली रिपोर्ट उन्होंने की। वो अचानक से जो है औचक बूथ्स पर पहुंचे, पटना में गए, बेगूसराय में गए। अब इस रिपोर्ट के आधार पर उन पर एफआईआर लगा दी गई, लेकिन अजीत अंजुम ने अपने उस एफआईआर का जवाब कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए दिया। एक और रिपोर्ट का आपको हम अंश सुनाते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूँकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है। फुलवारी शरीफ में हम हैं, ये पटना का सभी का है वो। ये
2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या शुभ नाम है आपका? अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नमस्कार दोस्तों, ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। 74 की क्रांति का आगाज भी यहां से हुआ था। बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां, हुंकार और बहुत कुछ इस गांधी मैदान से हुआ है। और ये गांधी मैदान ऐसी तमाम राजनीतिक घटनाओं का चश्मदीद। तो ये अजीत अंजुम से जुड़े हुए जितने रिपोर्ट्स हैं आप उनके यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं। बहरहाल इन रिपोर्ट्स को लेकर हालांकि आधिकारिक जो है रूप से भी बहुत सारे मैं अपने मेहमानों को जोड़ने के पहले एक बार आपको जो है मैं दिखाना चाहूंगी कि आखिर क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ट्वीट्स आई हैं, सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि अजीत अंजुम नामक यूट्यूबर द्वारा बनाए गए वीडियो शीर्षक सर पर पटना से बड़ा खुलासा, वोटर्स से मिले बगैर जमा हो गए फॉर्म के संदर्भ में उन्हें यह सूचित किया जाता है कि उसमें दर्शाए गए संबंधित व्यक्तियों के नाम एवं मतदान केंद्र संख्या एकत्रित कर हमें उपलब्ध कराएं ताकि इसकी जांच किसी भी बिहार राज्य के निर्वाचक के किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा की जा सके। यदि यह त्रुटि सत्य पाई जाती है तो उसे अगस्त माह के दौरान ही तत्काल प्रभाव से सुधारा जा सकेगा। और इसमें कई बातें की गई, हालांकि शुरू में उन्होंने कह दिया था कि ये रिपोर्ट जो है गलत है, उस पर रिप्लाई की गई। तो अब हम जो है इस मसले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दो मेहमानों के साथ में इस शो में हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा, बहुत सारे मुख्यधारा की चैनलों में मेरे सहयोगी रह चुके हैं और इस वक्त द पॉलिटिकल पंडित नाम का इनका अपना यूट्यूब स्टेशन है जिसके ये संस्थापक हैं, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आशीष रंजन, ये बहुत लंबे अरसे से जो है फील्ड पर जाकर जमीनी जो है राजनीतिक आंकड़े जुटाते रहे हैं, इलेक्शन रिसर्चर हैं, डेल्स के साथ हैं इस वक्त और पहले सीएसडीएस वगैरह जैसे संस्थानों में रह चुके हैं। और इस सर के मसले पर तेजस्वी यादव ने आज विपक्ष के नेताओं को, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन सबको चिट्ठी भी लिखी है, कहा है कि इस मसले पर हमें एक साथ आने की जरूरत है। सबसे पहले शिव, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, इस वक्त बिहार में इस पूरे मसले को लेकर जो आम लोग हैं, जो सही में वोटर हैं, राजनीतिक दलों की बात नहीं करती, उनके मन में इस वक्त क्या संशय है, क्या कुछ चर्चाएं हैं सड़कों पर? देखिए, कुछ तबका है जिसको लेकर जिसके मन में संशय है। अब मैं आपको अपना क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि मैं गाजियाबाद का वोटर हुआ करता था और जब मैं शिफ्ट कर गया बिहार में, उसके बाद मेरे मन में भी ये संशय है कि क्या मैं यहाँ का वोटर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा वोटर आई कार्ड गाजियाबाद का है, उसको मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैं ये ले सकता हूँ। लेकिन जो रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार करा रहे हैं इसमें, खास करके सीमांचल के इलाके से बहुत चौंकाने वाली खबरें आई हैं। आपने ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी देखी होंगी कि आधार कार्ड जो इशू हुए हैं वो जरूरत से ज्यादा, जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है, 10-20% के आसपास ज्यादा हो चुका है। तो जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आधार कार्ड मान्य होगा नहीं होगा, तो जाहिर तौर पर वहां पर थोड़ा सा शक उठता है। लेकिन अब ऐसी भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं कि खास करके जो कहा जा रहा है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो बेस और कोर वोट बैंक है, उन इलाकों में भी ऐसी शिकायत आ रही है कि बीएलओ उनसे कुछ जरूरत से ज्यादा कागजात मांग रहे हैं। तो क्या ये एक अटेम्प्ट है उनको किसी तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखने का? ये तो बात पता है कि यहाँ पर जो वोटर आई कार्ड जारी हुए थे या फिर जो कह सकते हैं कि आधार कार्ड जारी हुए थे, वो उस इलाके की जनसंख्या से ज्यादा हुए थे। सबको पता है कि भाई इन्फिल्ट्रेशन एक अगली रियलिटी है और खास करके सीमांचल के क्षेत्र में एक बहुत अगली रियलिटी है। लेकिन क्या उसको मापने का दूसरा पैमाना नहीं हो सकता था? सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर द डिकेड्स ये सिस्टमेटिकली होता रहा और अब ही इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस से ये चीजें सामने आएंगी। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सच्चाई में आपको बताऊं तो अभी हमारे इलाके में बीएलओ नहीं पहुंचे हैं अभी तक। मुझे नहीं लगता है कि जो डोर टू डोर सर्वे की बात की जा रही थी वो अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तक जो ये शुरू नहीं हुआ है आशीष, और जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई अगले कुछ महीनों में जो है अब वहाँ चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव तारीख अनाउंस हो जाएंगे,
आप अभी 1-1.5 महीने बिहार में रहकर आए और आपने भी जो है पूरे बिहार का दौरा किया है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी वहाँ के लोगों में कि कितनी जागरूकता है एक तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? अब ये जो 11 दस्तावेज़ जो इंक्लूड किए चुनाव आयोग ने, इनमें से कितने ऐसे दस्तावेज़ होंगे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ की दिक्कत होती है, इंटरनल माइग्रेशन होता है और बिहार से इतने लोग बाहर दूसरे राज्यों में आते हैं काम करने के लिए एज़ डेली वेजर्स, एज़ लेबरर्स। कितनी जानकारियाँ आपको दिखी लोगों में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? आशीष। धन्यवाद स्मिता जी। देखिए, पहले इस बड़े सवाल को 3 छोटे सवालों के संदर्भ में हमें समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि क्या ये जो एसआईआर इनिशिएटिव ले रही है इससे, क्या वो जरूरी थी? क्या इस तरीके का रोल डिवीजन जरूरी था? इसका जवाब शायद हाँ में है और कोई भी एग्री करेगा इससे कि इलेक्शन कमीशन का काम ही है कि इलेक्टोरल रोल को साफ-सुथरा बनाना समय-समय पे, और वो बनाते भी आए। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या यही समय मिला था उनको? तो इस सवाल का जवाब थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में 13 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है और 7.9 करोड़ इलेक्टर्स है बिहार में, और 1 महीने के और 77,000 पोलिंग बूथ है। अभी 1 महीने में आप इतने सारे जो इतना बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये क्या फिजिबल है? ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट कैसे है? 2 मायनों में। एक, जो आप लोग जिक्र कर रहे थे बाढ़ की, बिहार एक ऐसा समस्या है जहाँ पे बाढ़ के सुखाड़ के अलावा माइग्रेशन एक बहुत बड़ी संख्या है, और अगर इलेक्शन कमीशन के ही आंकड़ों पे माने तो लगभग 20% आबादी ऐसी है जो कि माइग्रेंट है, मतलब बाहर काम करने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो 20% संख्या बहुत ज्यादा है। आप 19-16 1.6 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास, अगर चुनाव आयोग की बात माने तो 1.5 करोड़ लोग कब को आपने 1 महीने का समय दिया, आप आइए, आप अपना इलेक्टोरल रोल में नाम जो है दस्तावेज प्रूव कीजिए, और वो भी दस्तावेज का लिस्ट ऐसे दे रहे हैं जिसकी संख्या बहुत कम है। देखिए, सिटीजनशिप का निर्धारण करने के लिए एकमात्र जो सबसे यूनिक चीज है वो है पासपोर्ट। लगभग 2% आबादी जो बिहार की है उनके पास पासपोर्ट है, तो आप कहाँ से करेंगे? दूसरी जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वो आधार पे, जिसपे भी बायोमेट्रिक्स, पासपोर्ट के अलावा अगर किसी चीज पे बायोमेट्रिक्स होती है तो आधार पे होती है, उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो कुछ बात की कही जा रही है कि पॉपुलेशन से ज्यादा आधार कार्ड है, तो इसमें एक बड़ा गंभीर सवाल पूछना चाहिए हमें कि वो जो पॉपुलेशन का जो मार्क है, वो उसका बेसिस क्या है? क्या वो 2011 का सेंसस है या आज का कोई प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है? अगर इसमें कोई क्लैरिटी मिले तब उसको आप आधार के साथ काउंटर कीजिएगा, तब तो समझ में आता है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए 14 साल हो गए हैं सेंसस हुए हुए, तो उस समय की जो पॉपुलेशन थी, अगर उससे आप आधार का आज के नंबर का कंपेयर करेंगे तो वो वैलिड कंपेयर नहीं होगा। और जो भी होगा वो दूसरा उपाय यही है कि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के साथ आप आशीष, आप और दूसरा उपाय यही है कि जो प्रोजेक्टेड शिव, इस पर कोई क्लैरिटी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेस किया है आशीष ने। आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण, देखिए बहुत गंभीर विषय उठाया है। मैं आपको स्मिता कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। मेरे हाथ में अखबार है और आए दिन मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में ऐसे इश्तिहार सरकार निकाल रही है। आप अगर पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ इस तरीके से। यानी कि ये जो प्रक्रिया है इसमें मतदाता खुद से भी शामिल हो सकता है। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है आप शामिल हो सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। क्या आप बिहार के मतदाता हैं? अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है तो आप गणना प्रपत्र तुरंत भर सकते हैं। लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरीके से इनवाइट किया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं दूसरे मुद्दे पे। आज ही एक बयान प्रशांत किशोर का, जाने के पहले मैं थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है जी, इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। आशीष के प्रश्न पर ही मैं आ रहा था। आज प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर आपका नाम किसी भी तरीके से कटता है तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जा सकते हैं, आप जो है जन स्वराज के पास आ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया होगी इलेक्शन कमीशन के लिए, या फिर जो इशारों में कहा जा रहा है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इलेक्टोरल रोल से ऐसे लोगों को निकाल पाना जो पिछले कई चुनावों से लगातार वोट देते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा ये बनेगा और ये बूमरैंग कर सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन ग्राउंड लेवल से अभी मैं बताऊं, चूंकि पूरी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, आशीष की बात पे मैं आता हूं, उस तरीके के रिएक्शंस अभी आने स्मिता शुरू नहीं हुए हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन तो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से अभी ऐसे रिएक्शन नहीं आए हैं कि उनका नाम छोड़ दिया गया, डेलिबरेटली उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया। इस तरीके की रिपोर्ट्स अभी फिलहाल बिहार में नहीं पहुंची हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की शिकायतें लगातार आनी शुरू हो जाएंगी। आशीष, ये इसी बात को और आप आगे भी और जोड़िए जो आप बातें जोड़ना चाह रहे थे। आज 19 जुलाई की तारीख है, बहुत ज्यादा हफ्ते बाकी नहीं है, तो ये आधार कार्ड वाले मसले पर भी क्लैरिटी मिल पाना इस वक्त मुश्किल है कि आप किस प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं जिनसे आप मिल रहे थे, वो क्या कह रहे थे आपसे? देखिए, एक आधार पे ही एक पेपर मैं दिखा दूं कि चुनाव आयोग का ही है डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए भी फॉर्म दिया गया है, इसमें आधार को वैकल्पिक माना गया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आधार जरूरी नहीं है, दूसरी तरफ आधार को वैकल्पिक नंबर ले रहे हैं, फोन नंबर भी ले रहे हैं। तो पहले तो खुद ही ईसीआई की बातों में अपने आप में डिलेमा है। दूसरी डिलेमा ये है कि उन्होंने पहले बोला कि डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर बाद में दबाव पे या जो भी है उन्होंने रिवाइज किया, बोला कि डॉक्यूमेंट्स हम जो है 1 अगस्त के बाद जमा करेंगे। तो ये अपने आप में एक इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। मान के चलिए आज आप मान के चलिए आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई को आपने मेरा जो है ये फॉर्म अपलोड कर दिया और मैं डॉक्यूमेंट्स जो आपने बाद में हमसे मांगने के लिए आए, 19 अगस्त को हमने डॉक्यूमेंट जमा किया। आप कैसे मैच करेंगे, कैसे उतने बड़े लेवल पे, क्योंकि याद रखिए कि 10,000 20,000 फॉर्म नहीं है, 7.9 करोड़ है, ठीक है। उसको कैसे इस तरीके से मैच करेंगे, ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज है। दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चुनाव आयोग का एक तर्क ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कई सारे सवाल उठ गए। बात सही है, ठीक है, ये सब बात है पब्लिक डोमेन में। महाराष्ट्र का चुनाव पिछले साल अक्टूबर में हुए थे, उसके बाद से करीब 9 महीने गुजर गए। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? क्या ये एक छोटा क्वेश्चनर बनाने के लिए आपको इतने समय लग गए क्या? और इतना नजदीक में क्या? देखिए, इसका तकनीकी पहलू देखिए, जो अभी जो श्री पूजन जी बोल रहे थे कि जब देखिए अभी जो अफरा तफरी नहीं है लोगों में, उसका बड़ा कारण ये है कि किसी भी तरीके से साइन होके डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट्स मांगे अभी फॉर्म जमा हो रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तब असली प्रॉब्लम आएगा। जो दूर दराज गांव गरीब में जो लोग हैं और जो माइग्रेंट्स है बाहर, उनके लिए पहला सवाल ये चीज है। दूसरी बात ये है, इसको चुनावी के संदर्भ में थोड़ा सा देखिए। मान के चलिए एक आंकड़े आ रहे हैं अखबार में कि तकरीबन 35 लाख लोग जो है जिनके नाम कटने की संभावना है। इसमें बहुत कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनका डेथ हो चुका होगा, ये बहुत सारे वैलिड भी रीजन होंगे जिनका डिलीशन होगा। लेकिन मैं मान के चलिए मोटा मोटी 4% मानता हूं, मैं इसमें से छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं मान के चलिए 1% वोटों का, जेन्युइन वोटर का नाम डिलीट हो गया। 1%, सिर्फ 1% मान, 1% का मतलब है 7.9 लाख वोटर। 7.9 लाख वोटर का मतलब है कि हर असेंबली में 3,251 वोटर, 3,251 वोटर अगर हर असेंबली से डिलीट होते हैं, हमें नहीं पता वो किनके सपोर्टर हैं। लेकिन मैं आपको 2020 बिहार विधानसभा का आंकड़ा बता दूं, 35 सीटें ऐसे थी जो 3,000 से कम के मार्जिन पे जीती गई। अब आप इससे हिसाब किताब लगा लीजिए कि क्या गेम हो सकता है, इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। दूसरी जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं गांव में हूं, मैं रसूखदार हूं, आप रसूखदार को अपने अनुसार अनुवाद कर लीजिए, तो बीएलओ की हिम्मत नहीं है कि हमारा नाम काट देगा, ठीक है, भले हम दिल्ली में रह रहे हो या कहीं हो रहे हैं। नाम किसके कटने की ज्यादा संभावना है? जो पंजाब लुधियाना बेचारा धान की रोपनी के लिए, धान की खेती के लिए गए हैं मजदूरी के लिए। दूसरा, गांव में ही जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास कागज पत्र नहीं है, और खासकर वो औरतें जिनका शादी के बाद, आप देखिए माइग्रेशन कई तरीके के होते हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी माइग्रेशन होता है। जो मैरिज के बाद जो लड़कियां अपने मायके से ससुराल आती है, वो भी एक माइग्रेशन के संदर्भ में होता है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, वो कई सारे डेफिनेशन। अब उनका जो है, अब कई सारों का डॉक्यूमेंट्स अभी ढूंढना है, उनके माता पिता का ढूंढना है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और 48% वुमेन इलेक्टोरेट है। माना जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं का जो सपोर्ट थोड़ा सा मिलता है, और वही गरीब गुरबा है, उनकी संभावना ज्यादा है डिलीशन की। तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं, सो बेसिकली जो डेमोक्रेसी का पहला रूल ये है कि जो लोअर तबके का लोग है, जो लोअर क्लास का लोग है, जो लोअर कास्ट है, उसका इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट करने का जरिया है डेमोक्रेसी। लेकिन सबसे ज्यादा जो शोषित है और जो जिसका शोषण होगा इस पूरे प्रोसेस में भी, चाहे आप मान के चलिए वो ये कागज बनवाने, वो कागज बनवाने, 200, 400, 500 रुपये, 1,000 रुपये, और अभी तो खूब लूट मची होगी फोटोकॉपी की दुकान पे,
इस अधिकारी के ये पास तो जाइए, उधर उस अधिकारी के, और इसमें लूप में अपने कौन आप में फंसे? जो है वो गरीबी पूरी जनता पूरी फंसे। इंडस्ट्री तो अल्टीमेटली जो है नुकसान है वो इंडस्ट्री उन्हीं का है। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के एक चीज नेता अभी हाल ही में उन्होंने तेलंगाना में एक रैली में उन्होंने कहा, और वो वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप दलित हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में जितने दस्तावेज आप ढूंढ सकते हैं, प्रमाण पत्र ढूंढ सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, तो वो सब करवा लीजिए, क्योंकि ये बिहार से शुरू होकर पूरे देश भर में जो है इसका असर देखने को मिलेगा। आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सहमत हूँ, हाँ बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और चंद्रबाबू नायडू जी ने भी वो किया। देखिए ये सब एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, और इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बड़ी चीज करेंगे वो दूरदर्शिता के साथ और लोगों के बीच एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब सहूलियतें लेके करना है उनका काम। इस तरीके के दुविधा नहीं का अचानक याद आया और ये ऐसा कर दिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम है एक कंसेंसस बेस्ड लॉ को बनाना जिस तरीके से, और सहूलियतें के साथ। एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। देखिए भारत जब आजाद हुआ तो सरकार ने तो घोषणा कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारी डिबेट चल रही थी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की, क्योंकि उससे पहले, आजादी से पहले सिर्फ 20% मतदाता जो टोटल पॉपुलेशन है उन्हीं के पास वोटिंग का अधिकार था, वो भी सेलेक्टेड थे जमीन के आधार पे, संपत्ति के आधार पे और रुतबा के आधार पे। तो सरकार ने आते ही कहा कि हम यूनिवर्सल फ्रेंचाइज करेंगे, जो भी 21 वर्ष से उम्र के ज्यादा रहेंगे उनका हम वोटर बनाएंगे। जो ईसीआई के पास जो उस समय था, उसके बाद बड़ा एक्सरसाइज था कि भाई इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे करेंगे और कैसे किस तरीके से करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट था, सारा कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिस्कशन था, उसका एकमात्र जो सबसे बड़ा मकसद था कि इंक्लूजन करना है। सो बेसिकली हमें ऐसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंक्लूड हो, और उसका परिणाम ये हुआ कि 49% ऑफ द पॉपुलेशन इलेक्टर्स बन गए। ठीक है, आज के डेट में संदर्भ में इसको, और ये सब चीजें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप अरविंद साहनी की किताबें हैं हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक, आप उसमें कोई भी जाके देख सकते हैं, पूरा वो एक तरीके से एनेक्डोट्स है, पूरा रिकॉर्डेड है, आर्काइवल रिकॉर्ड्स बेस्ड है। दूसरी बात यह है कि आप कंपेयर कीजिए, उस समय क्या था मकसद, इंक्लूजन, आज अभी क्या करें आप, एक्सक्लूजन। देखिए ओनस जो है, ये जो इलेक्टर्स बनने की, ये ओनस ईसीआई पे थी, अभी ओनस जो है आपने वोटर पे डाल दिया, आप ही सिद्ध करो जी कि आप सही मतदाता है या नहीं है। तो ये शिव, जो बात आपने इसके पहले कही ना, उस विज्ञापन को दिखाकर कि देखिए अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप खुद जो है दे सकते हैं। अब ये स्मार्टफोन यूजर, स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन तो हुई है देश भर में, इंटरनेट मोबाइल की भी पेनिट्रेशन हुई है, लेकिन ये जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, वो स्मार्टफोन यूजर आखिर कितना स्मार्ट है कि अपने दस्तावेजों को ना केवल ढूंढ सके और उनको अपलोड कर सके। ये बात खुद जो है जज, जब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो ये बात कहा जा रहा था कि भाई हमारे लिए मुश्किल है हमारे माँ बाप के दस्तावेज ढूंढना, उनके बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना, तो हम कैसे, हमारे लिए भी जो ये 11 डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स अच्छे खासे पढ़े लिखे घरों में भी मिलना जो आज की तारीख में मुश्किल हो जाएगा। तो वो दुविधा को लेकर जो है लोग क्या इस वक्त जो है उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, और जब हम जिक्र कर रहे हैं इस पूरे विषय पर तो जाहिर तौर पर जिस तबके का हम जिक्र कर रहे हैं ये द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होगा। अब थोड़ा सा ये समझिए कि ये वोटर आखिर किसका है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी उन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा हो रही है। अभी आशीष ने भी कहा कि अभी जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई है, अब जल्दी आप देखेंगे इस प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके से बवाल शुरू होगा कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं जो वोट करते आ रहे हैं, इफ दे फील लेफ्ट आउट, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा नहीं जमा कर पाए। अब मैं शिफ्ट किया गाजियाबाद से, अगर मैं यहाँ शिफ्ट किया तो सारे हर तरीके के कागजात मेरे पास भी नहीं हो सकते, संभव नहीं है, तो विल आई बी लेफ्ट आउट कि गाजियाबाद भी मैंने सरेंडर किया और उसका मतलब क्या मैं यहाँ का वोटर नहीं बन सकता, तो मैं तो सेटल्ड हूं बिहार में। यहाँ पर देखिए जो चर्चा शुरू हुई, चर्चा सीमांचल के इलाके को लेकर के, ठीक है, बार बार ये कहा जाता है कि वहां पर घुसपैठिए बहुत सारे आ गए, वहां पर फर्जी बहुत सारे आधार कार्ड बन गए, लेकिन ये चर्चा का एक बड़ा विस्तृत रूप हो गया, और इसी वजह से जो है पूरा का पूरा विपक्ष हम देख रहे हैं कि दे आर ऑल गन्स ब्लेजिंग। वो कह रहा है कि इसी की तमाम जो कार्रवाई हो रही है
वो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू सपोर्ट द बीजेपी इन अ बिग वे। बीजेपी इस पूरे एक्सरसाइज को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, जदयू अलायंस पार्टनर तो वो उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। लेकिन स्मिता, मैं आपको बताऊं, आपको इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और सही कहा आशीष ने कि दिस विल बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री। यहां से जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई, दिस विल बी रेप्लिकेटेड। आने वाले दिनों में आप इंतजार कीजिए ना, इससे रिपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया गया और फुल प्रूफ नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस स्टेट है, पीपल डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस। तो आप देखेंगे कि इसके रिपरकशंस इतने वाइड होंगे, इतने इसके रेमिफिकेशंस बड़े होंगे, जो क्या कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। और भाई एज ए सिटीजन मुझे तो ये राइट होना चाहिए ना कि मेरी तो इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में मेरे लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो मेरा वोट है, वो मेरा मताधिकार है। अगर वो मेरा वोट देने की जो मेरी क्षमता है उसको आप मुझसे छीन लेते हैं, आपने मेरी आवाज को दबा दिया, कुचल दिया, प्रक्रिया के तहत हो, प्रणाली के तहत हो, किसी और बहाने से हो। तेजस्वी यादव ने 16 जुलाई को जो है अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था इस पूरे मसले को समझाते हुए। थोड़ा सा वो प्ले आउट करके मैं उनके बात को भी सुना देती हूँ, आरजेडी के नेता। आप लोगों को देना चाहिए। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें, तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है। हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। तो इन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी बातें ही कहीं वापस से, आशीष, जो जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे और आप कह रहे थे, जो पूरा गुना है। और इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात ये कह रहा है कि देखो, हम तो जो लोग फर्जी हैं उनका नाम हटा रहे हैं, या जो लोग मर चुके हैं, जो मृतक हैं, उनका नाम हटा रहे हैं, क्लीनिंग अप कर रहे हैं। और इसी को लेकर अजीत अंजुम रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो रिपोर्ट्स में औचक रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे ग्राउंड पर, और देखा कि भाई आधे जगह तो बीएलओ जो है खुद ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों पर दावा किया गया जो इनकी रिपोर्ट्स के बाद में कहा अथॉरिटीज ने, नहीं वो तो मृतकों के नाम हटा रहे थे। तो इस पर भी जो है अजीत अंजुम ढूंढ कर लेकर आए हैं कुछ ऐसे लोगों को जो एक्चुअली जिंदा हैं, जिनको मृतक कहा जा रहा है, और जो मृतक हो चुके हैं उनको लेकर अलग अपनी गड़बड़ी चल रही है। थोड़ा सा अंश में अजीत अंजुम के एक और रिपोर्ट का दिखाना चाहती हूँ, फिर आखिरी कमेंट्स आप लोगों से लूंगी। ये वो वीडियो है जो कल मैंने पटना जिले के एक ब्लॉक ऑफिस में रिकॉर्ड किया है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिस तरह से बिहार में करोड़ों मतदाताओं के नए सिरे से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, उसमें कितना फर्जीवाड़ा है और कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसके सबूत के तौर पर यह वीडियो है। 3 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो कल मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया पटना ज़िले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक ऑफिस में। लेकिन इस वीडियो को कल मैंने दिखाया भी था अपने चैनल पर, और इसके बहुत
चर्चा भी है, हड़कंप भी है। और हड़कंप इसलिए कि इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, 3 मिनट के ही वीडियो में, 3 मिनट क्या, 3 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में, उसके बाद एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों के बारे में ना कोई सबूत चाहिए, ना कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है जो वहां हो रहा है। वह हो क्या रहा है कि एक ब्लॉक ऑफिस के भीतर एक हॉल में 30, 35, 40 के आसपास बीएलओ सुपरवाइजर बैठे हैं। सबके पास सामने सैकड़ों फॉर्म्स हैं, सब फॉर्म्स भर रहे हैं। उसमें से कुछ बीएलओ फॉर्म खुद ही भर रहे हैं, वोटर के नाम भी वोटर के खुद भर रहे हैं और दस्तखत भी वोटर के खुद कर रहे हैं। मतलब एक बीएलओ कई वोटर्स के फॉर्म खुद ही भरकर खुद ही वोटर के फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। 2025 की वोटर लिस्ट बगल में रखी है, उससे मिलाकर खाली फॉर्म पर उनके नाम लिखकर और उनके दस्तखत कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। तो ये रिकॉर्ड मैंने कल किया फुलवारी शरीफ में। अब इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि ये कैसे रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल से आपने कैसे किया। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं और चूंकि मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, क्योंकि इसमें आखिरी में एक आदमी आता है और उसके बाद मेरे मोबाइल कैमरे पर वो हाथ से एक तरह से कहें मेरा मोबाइल झपटने की कोशिश करता है, जो इसमें दिखता है। तो बहुत सारे लोगों को चिंता भी थी कि क्या हुआ। तो अजीत अंजुम के ये रिपोर्ट्स आप उनके यूट्यूब स्टेशन पर देख ही रहे होंगे और देख भी सकते हैं अगर नहीं देखे हैं, जहां वो बताते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं गए थे। बिहार के चुनावों के मुद्दों को लेकर आगे हम आप लोगों से बात जरूर करेंगे एपिसोड्स में। कोशिश करूंगी कि बिहार जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकूं, लेकिन इस मुद्दे पर आखिरी कमेंट्स आप लोगों से। आशीष, शिव, अगर मैं पहले आपसे पूछ सकूं, आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि क्या कोई गुंजाइश है कि प्रक्रिया को बदला जा सके? क्योंकि भाई वो बीएलओ तो उस हायरार्की की चेन में सबसे जूनियर ऑफिसर है, वो ज्यादातर जो है वो टीचर्स हैं, उन पर इस तरीके का दबाव बना दिया गया है कि भाई आपको एक परसेंटेज ऑफ फॉर्म्स भरे हुए दिखाने हैं, टारगेट मीट करना है। तो बीएलओ जो है अपनी विचारे जो है वो नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। अगर ये फिजिकली मुमकिन नहीं होता है चुनावों तक इस प्रक्रिया को करने में, क्या कोई गुंजाइश है कि इस प्रक्रिया को जो है बदली जा सके? एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोई बात कर रहे हैं पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा? The dirt cannot be swept under the carpet. सिंपल बात यह है, इस रिपोर्ट के बाद स्मिता मान के चलिए कि चर्चा का विषय बना हुआ है। जो तमाम विपक्षी दल है लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वोटर्स कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। तो जो जेन्युइन वोटर्स हैं जाहिर तौर पर इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। आने वाले में मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके रिपरकशंस आपको दिखेंगे। अजीत अंजुम पर केस हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन क्या कोई सामने निकल करके आके कह रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है? ऐसी रिपोर्ट तो कुछ आई नहीं, कोई खंडन नहीं कह रहा है, साफ तस्वीरों में दिख रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमारे इलाके का एक बड़ा गांव है, इस इलाके में यहाँ पर ऐसी कोई मैंने देखा नहीं कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कहीं पर इस तरीके की जो कहते हैं डाटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी शिकायतें आएंगी और इतने कम वक्त में ये संभव नहीं है। आपको याद होगा कि बिहार में जब कास्ट सर्वे हुआ था तब भी मैं कई चैनलों पे बार बार ये कह रहा था कि रिपोर्ट तैयार हो गई, हमारे घर तो कोई आया ही नहीं था। जी, तो ये आशीष आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स। मतलब एक तो यहाँ पे इस देश में एक और प्रॉब्लम हो गई है कि शूटिंग द मैसेंजर सबसे आसान तरीका बन गया है कि कोई जर्नलिस्ट अगर कोई सिस्टम में खामी उजागर करे तो पहले तो उसी पर जो है एफआईआर कर दो, लीगली इंटिमिडेट कर दो, लेकिन जो सवाल है, जो खामियां हैं, उसको लेकर जवाब न। देखिए, आपकी इसी बातों को चूंकि केस मुकदमे हो जाते हैं तो है तो रिकॉर्ड में ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिना किसी का नाम और बिना किसी प्लेस बताया कर रहा हूँ। मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को, चूंकि मैं चुनावी घुमक्कर हूँ और घूमते रहता हूँ, ऐसे लोगों को बिहार में जानता हूँ जिनके साइन किसी और ने किए हैं और फॉर्म जमा हुए है। चूंकि केस मुकदमे हो जाते हैं तो इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं 3 बड़ी बातें आपको कहना चाहूंगा। एक, देखिए जो पूरा राजनीतिक विज्ञान और जो पॉलिटिक्स है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट का निर्माण जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है हॉब्स, लॉक, रूसो ने किया, जो उसमें नागरिक और सरकार के बीच का जो संबंध है, नागरिक को क्योस से डर लगता है और उसमें शांति के लिए वो सरकार चुनती है कि शांति बनाइए, आपका पीस, लॉ एंड ऑर्डर, पीस प्राइमरी काम। लेकिन जो स्टेट आज इतना ना पावरफुल हो गया कि वो नागरिक से ही सवाल कर रहा है और कह रहा है तुम ही प्रूव करो कि तुम नागरिक हो। पहली बात। दूसरी बात, एक और किताब का मैं जिक्र करूंगा, वाई इंडिया वोट्स, प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी की किताब है।
उसमें बहुत एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है, उस पे बहुत बढ़िया से बारीकी से जिक्र है, जिसका शुरू में आपने थोड़ा जिक्र भी किया। वोटर कहता है वो वोटिंग के दिन और खासकर वो कैंपेन के दिन सबसे ज्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करता है। उसको लगता है कि जो एमएलए विधायक उसकी कार्यकर्ता हमें तवज्जो नहीं देता है, वो हमारे पास आता है और उसमें क्लियरली उस पर लिखा हुआ है कि यही तो एक अधिकार है जहां पे हम खुद को पावरफुल महसूस करते हैं। तो वो अधिकार को लेके आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तीसरी बात, मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए किसी गांव में कोई क्रिमिनल घुस गया, ठीक है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस क्रिमिनल को ढूंढना, पकड़ना और उसको सजा दिलवाना, या पूरा गांव में आग लगा देना? ये सवाल जो है हम लोग को पूरा सोचना चाहिए और खासकर व्यवस्था और प्रशासन को सोचना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होंगे और उससे क्या कौन से लोग इम्पैक्टेड होंगे, ये बहुत बड़ा मायने है। और जब तक इस दृष्टिकोण से चीजें को नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, हमेशा इस तरीके की गड़बड़ियां आती ही रहेगी। एक अच्छा उद्देश्य, रोड डिवीजन जो है एक अच्छा उद्देश्य है, लेकिन उसमें चुनाव आयोग ने इतना हड़बड़ी दिखाई, इतना दूरदर्शिता दिखाई। ये जो अभी हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ 10% भी नहीं है, जो शिवपूजन जी भी इंडिकेट कर रहे थे। और याद रखिएगा, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज होने वाली है। अब चुनाव आयोग इसको कैसे टैकल करते हैं वो देखना होगा, वो समय बताएगा। और सवाल जो है सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अपनी साख और अपनी निष्पक्षता को लेकर भी जो है पूछे जा रहे हैं। तो वो जो जनता का ट्रस्ट है, विश्वास है कि भाई जिस उंगली में आप इंक लगाकर इंडेक्स फिंगर पर आप वोट डालते हैं और चुनते हैं अपनी सरकारें, अपने नेताओं को, उस इंक को लगाने का मौका ही अगर आप जो है गलत वजहों से और गलत कारणों से जो है अगर आप उसे हटा देंगे, तो फिर सवाल तो भाई चुनाव आयोग से पूछे जाएंगे ही, सरकारों से भी पूछी जाएंगी, और विपक्ष जो है ये सवाल निश्चित रूप से संसद के अब इस मानसून सत्र में जोर शोर से पूछेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शिवपूजन झा और आशीष रंजन, आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशीष के आप लेखों को पढ़ सकते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में होते हैं। और शिवपूजन के द पॉलिटिकल पंडित आप यूट्यूब स्टेशन को जरूर आप सब्सक्राइब करें ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। तो ये फिलहाल आज की खास पेशकश सर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर। कार्यक्रम अगर आपको सही लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, कंटेंट जो है आप इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, क्योंकि मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, मुद्दा हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। और जो सबसे जरूरी बात है, जो चेतावनी हर कोई दे रहा है, ये मत सोचिए कि ये खेल सिर्फ बिहार का है, ये मसला सिर्फ बिहार का है। आज ये बिहार है, कल ये कोई और राज्य होगा, परसों ये पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। तो आप जनता के तौर पर जो है सतर्क रहिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बता।